अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम हर रोज़ एक कंट्री के बारे में बात करेंगे। 195 डेज़ 195 कंट्रीज़। हर रोज़ हम एक कंट्री के बारे में जानेंगे। हम उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसने कौन कौन सी वार्स लड़ी, उसके नेबर कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है और एजुकेशन के लिहाज से उस कंट्री की क्या वैल्यू है और उसकी इकॉनमी, ये सब कुछ हम एक वीडियो में जानेंगे। बहुत कम वक्त में हम उस पूरे कंट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ का सबसे पहला कंट्री है रशिया। तो आइए बात करते हैं रशिया के बारे में। अगर रशिया की हिस्ट्री की बात करें तो रशिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। रशिया का वर्ड रस से निकला है। ईस्टर्न यूरोप वाली साइड पर कुछ कबीले आबाद थे जिनको स्लेव्स कहा जाता था। स्लेव्स उनको कहा जाता है जो स्लेवियन ज़बान बोलते हैं। ये लोग असल में यूरोप और एशिया की नॉर्थ साइड पर रहते थे। इन्होंने दरियाओं के साथ साथ आना शुरू कर दिया, जिससे इन्होंने नॉर्थ वाली साइड पर एक स्टेट बनाई जिनको रस स्टेट कहा जाता था। ये स्टेट 862 में कायम हुई। 882 में नॉर्थ साइड और साउथ साइड दोनों को मिला दिया गया और एक इकट्ठी स्टेट बना दी गई। इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी के मज़हब को अडॉप्ट किया और तब इनका कैपिटल कीव हुआ करता था। लेकिन ऑलमोस्ट 15वीं सदी में मॉस्को ने कल्चरल और पॉलिटिकल पावर हासिल की, जिसके बाद जो उनका कैपिटल था वो मॉस्को बन गया। अगर वार्स की बात करें तो इन लोगों पर हमेशा किसी न किसी ने जंग मुसल्लत की है। मंगोलों ने इन पर 200 साल तक हुकूमत की है। 13वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक इन पर मंगोलों ने हुकूमत की है। मंगोल जिन इलाकों पर काबिज होते थे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से वो कभी भी खुद को मजबूत नहीं कर पाते थे और वो कभी भी इनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन तकरीबन 200 साल से ज़्यादा अरसा मंगोलों की हुकूमत के बाद इनमें से एक बंदा खड़ा हुआ जिसने मंगोलों के खिलाफ यलगार उठाई और उन्होंने मंगोलों को शिकस्त दी। मंगोलों की हुकूमत के बाद डैनियल अलेक्जेंड्रोविक, ये वो पहला इंसान था जिसने मंगोलों के बाद हुकूमत की। इसके बाद आइवन III द ग्रेट, ये वो मेन शख्स हैं जिसने दोबारा रशियन फेडरेशन की बुनियाद रखी और इसने बहुत ज़्यादा जंगों में दूसरे लोगों को शिकस्त दी और इन्होंने अपनी हुकूमत को बहुत ज़्यादा फैलाया। आइवन III द ग्रेट ने रशियन नेशनल स्टेट की बुनियाद रखी। इसने बहुत सी जंगें लड़ी। इसने तातार, ल्यूटिनियन और बेल्टिक जर्मन को हराया। इसकी हुकूमत में रशिया का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा और इसने काफ़ी जगहों पर अपनी फतूहात कायम की। इसके बाद इन पर स्वीडिश वार मुसल्लत की गई। स्वीडन इस जगह पर हमला किया ताकि वो अपने एरिया को बढ़ा सके, लेकिन स्वीडन को इस जगह पर शिकस्त हुई और वो अपने एरिया को ना बढ़ा सके। स्वीडिश वार के बाद नेपोलियन इस जगह पर हमला किया। नेपोलियन इटली वाली साइड के एक बहुत अच्छा हुक्मरान था। मतलब अच्छा इस तरह से था कि वो उसके कुछ रूल्स अच्छे थे और कुछ रूल्स बुरे थे और वो बहुत ज़्यादा लोगों पर हुकूमत करता था। उसकी टेरिटरी बहुत बड़ी थी। उसने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए रशिया पर भी हमला किया, लेकिन यहाँ पर रशिया ने एक बहुत बड़ी चाल चली। जब नेपोलियन मॉस्को तक पहुंचा तो उन्होंने मॉस्को को बिल्कुल खाली कर दिया। वहाँ पर ना कोई बंदा था और ना खुराक, और वहाँ पर वेदर बहुत एक्सट्रीम था। जब नेपोलियन की फ़ौज मॉस्को पहुंची तो उनकी तरफ से कोई भी लड़ने नहीं आया, वो बिल्कुल खाली था और इस वजह से नेपोलियन की फ़ौज को वहाँ पर ठंड की वजह से और भूख की वजह से बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और नेपोलियन अपने बहुत से फ़ौजी मरवा कर वापस चला गया। इसके अलावा नेपोलियन की एक बहुत बड़ी कहानी है जो किसी और वीडियो में बताएंगे। नेपोलियन के बाद भी रशिया किसी न किसी जंग में ज़रूर घिरा रहा। इन्होंने वर्ल्ड वार I, वर्ल्ड वार II और सिविल वार में भी हिस्सा लिया। जब हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला किया तो सोवियत यूनियन में रशिया भी आता था, इस वजह से उसने रशिया पर भी हमला किया। रशिया हमेशा से सुपर पावर रहा, इस वजह से ये हर वक्त किसी न किसी जंग की लपेट में रहा है। वर्ल्ड वार II के बाद अगर बात करें आजकल की, तो आजकल रशिया यूक्रेन वार चल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। इसका मसला ये है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता है। नेटो को अमेरिका लीड कर रही है। नेटो का मकसद ये है कि कोई भी मुल्क अगर नेटो के किसी कंट्री पर हमला करता है तो वो सारे मुल्क नेटो के उस कंट्री के खिलाफ लड़ेंगे। रशिया और अमेरिका की नहीं बनती और रशिया नेटो का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो अमेरिका के एक हमायती यूक्रेन वो रशिया के बिल्कुल साथ होगा, जिसकी वजह से रशिया को एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जो रशिया है वो यूक्रेन को कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनने देगा। इसके अलावा रशिया में पार्लियामेंट्री निज़ाम राइज है। इसमें प्रेसिडेंट होता है और इसके अलावा रशिया में रशियन ज़बान बोली जाती है। एक फैक्ट ये है कि रशिया एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इसका 75 हिस्सा जो है वो रहने के काबिल नहीं है। मतलब इसकी ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन सिर्फ 25% हिस्से में रहती है। ये बहुत ज़्यादा पोलर है, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। इतना ज़्यादा एरिया होने की वजह से रशिया ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, चाइना, यूक्रेन, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान वगैरह शामिल हैं। रशिया के अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है। अगर बेल्टिक स्टेट की बात करें तो बेल्टिक स्टेट के रशिया के साथ बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं है। इसकी मेन वजह नेटो है।
इसके अलावा फिनलैंड, नॉर्वे, कजाकिस्तान, चाइना वगैरह ये ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ रशिया के अच्छे रिलेशन है और इनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी होती रहती है। रशिया जीडीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, जिसकी मेन रीज़न इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और गैस की कीमतों का फ्लक्चुएट करना है। रशिया की मेन ट्रेड ऑयल और गैस पर डिपेंड करती है। जब इंटरनेशनल मार्केट में इन दोनों की प्राइस ऊपर नीचे होती है तो रशिया की जीडीपी भी फ्लक्चुएट करती है। इसके अलावा रशिया यूरोप को गैस प्रोवाइड करता है। यूरोप अगर विंटर बेयर करता है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि रशिया भरपूर मिकदार में यूरोप को गैस प्रोवाइड करता है। अगर रशिया ऐसा ना करे तो यूरोप के लिए मुश्किल हो जाए कि वो अपने खुद को स्टैंड कर सके विंटर के दिनों में। इतना ज़्यादा एरिया होने के बावजूद भी रशिया को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनकी 75% पॉपुलेशन सिर्फ 25% जगह पे रहती है। रशिया में वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, जिसकी वजह से हर जगह पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। अगर एजुकेशन की बात करें तो रशिया में फ्री एजुकेशन नहीं है। रशिया में आपको पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा रशिया में हर तरह की डिग्री ऑफर की जाती है। आपको आईटी के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड, सोसाइटी के रिलेटेड हर तरह की डिग्री आप रशिया में कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी रशिया किसी के पीछे नहीं है। रशिया एक न्यूक्लियर पावर है। इसके अलावा रशिया बहुत सी चीज़ें खुद बनाता है, जिसमें सुखोई फाइटर जेट्स, मिग फाइटर जेट्स, ये ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो टॉप फाइटर जेट्स में आते हैं, ये रशिया खुद बनाता है। इसके अलावा इनका मिसाइल सिस्टम S-400 और S-500 ये अपनी एफिशिएंसी और रेंज की वजह से दुनिया भर में माना जाता है। इसके अलावा रशिया मिलिट्री रोबोटिक्स पर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, जिसकी वजह से इनकी आर्मी और ज़्यादा मजबूत से मजबूत होती जा रही है। अगर इनकी आर्म फोर्सेस की बात करें तो इनमें काफ़ी टाइप्स की आर्म फोर्सेस है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके साथ साथ मिसाइल फोर्स जो स्पेशल मिसाइल के लिए काम करती है और स्पेशल फोर्स भी शामिल है। इनकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कुछ खास अच्छे ताल्लुकात नहीं है, जिसकी वजह से इनको अपनी आर्मी पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। मेरे ख्याल में अगर ये अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें तो ये वो सारा पैसा जो आर्मी पर लगाते हैं, जो अपनी एयरफोर्स पर, दूसरी आर्म फोर्सेस पर लगाते हैं, वो अपनी इकॉनमी पर लगा सकते हैं और अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली रशिया में डिफरेंट टाइम जोन पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 11 डिफरेंट जगह पर 11 डिफरेंट टाइम्स होते हैं रशिया में। इसके अलावा रशिया में लेक बैकाल मौजूद है। लेक बैकाल इज द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेक बैकाल ग्राउंड फ्रेश वाटर का 20% फ्रेश वाटर अपने अंदर रखती है। इसके अलावा रशिया को यह भी नाम हासिल है कि इन्होंने पहला ह्यूमन स्पेस में भेजा, यूरी गागेरियन। यूरी गागेरियन का ताल्लुक रशिया से था और ये पहला इंसान था जो स्पेस में जिसने स्पेस वॉक की। जी, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रशिया के बारे में जो आपके काम आ सकती है। इसके अलावा आप किस कंट्री पर वीडियो चाहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्त पर इस तमाम सीरीज़ की वीडियोस मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।